हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपना हालचाल मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर बताएं। और जैसा कि आप लोग काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि सर विजयनगर एम्पायर के बाद में बहामनी एम्पायर पर भी वीडियो बना दीजिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7th के लिए बहामनी एम्पायर के बारे में वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम क्लास 7th के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। एक एक चीज आपको मेरे पीछे लगी स्क्रीन पर लिखी हुई भी मिलेंगी, जिससे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। यही तो हमारे चैनल की खासियत है। और साथ ही साथ आपका बिना समय बर्बाद किए आपको नॉन स्टॉप पढ़ाया जाता है इस चैनल पर। बस स्टार्टिंग में आपसे जरूर कहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर सभी अपने 7th क्लास के दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। अब आपको मेरी तरफ ना देखकर आपको सीधे पीछे स्क्रीन पे देखना है और मुझे सुनना है। पर हाँ, वीडियो पूरा देखा तभी आपके काम आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा देखकर छोड़ देने से आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। पूरा वीडियो देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम को जो है हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बहामनी किंगडम स्टैब्लिश कैसे होता है। तो देखिए, बहामनी किंगडम ये कहाँ का एरिया है? ये हमारे यहाँ पर दक्षिण भारत का वो हिस्सा है जो आगे चल करके 5 इंडिपेंडेंट किंगडम में डिवाइड हो जाता है, जिसको समय समय पर मुगल एम्परर, यानी कि कहाँ से शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत होती है सलीम के समय से, या हम यूं कहें जहांगीर के समय से। ठीक है, शाहजहां उसका बेटा जो था वो यहाँ पर आकर के इन पे आक्रमण करता है। फिर उसके बाद औरंगजेब ने तो अपना पूरा जीवन काल ही यहाँ पे लगा दिया। ये वही बहामनी एम्पायर है। जी हाँ, हम उसी बहामनी एम्पायर की बात कर रहे हैं जिसकी स्थापना हसन गंगू ने रखी थी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं बहामनी एम्पायर की। तो हम शुरुआत करेंगे। द डेक्कन रीजन वॉज द पार्ट ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। एक समय पर ये प्रोविंशियल रीजन जो है, यानी एक प्रोविंस के तौर पर जो बहामनी एम्पायर बनता है वो एक राज्य के तौर पर यहाँ पर जाना जा रहा था मुगल माफी चाहेंगे दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब बहामनी एम्पायर का फॉर्मेशन होता है उस समय दिल्ली सल्तनत राज कर रही है और उसमें से तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक शासक था। ठीक है, तो देखिए, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन इन डेक्कन, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? अपना जो है एक मजबूत और स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करने के लिए उसने यहाँ पर जो है एक अधिकारी अपॉइंट किया, जिसको अमीर सदा या सदा अमीर के नाम से कहा जाता था। ठीक है, ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करते थे। कितने एरिया के? 100 विलेजेस के, यानी 100 गांव के एरिया को एक जो है ऑफिसर लीड किया करता था, जिसको अमीर सदा या सदा अमीर कहा जाता था। फिर क्या होता है? 1337 के समय पर, यानी ये समय किसका चल रहा था? ये समय चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, तो 1337 में यहाँ पर इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, यानी आपस में झगड़ा विवाद शुरू हो जाता है सभी ऑफिसर्स के बीच में जो डेक्कन के क्षेत्र में थे। डेक्कन मतलब जितना एरिया डेक्कन प्लेट्यू में आता है उतने एरिया को हम यहाँ पर अध्ययन या उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? यहाँ पे झगड़ा हो जाता है यहाँ के सभी अधिकारियों के बीच में। सो दिस लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट की फॉर्मेशन होती है। कब होती है? 1347 में। ठीक है, 1347 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है और इसकी कैपिटल सिटी रखी जाती है गुलबर्गा। गुलबर्गा आज के प्रेजेंट टाइम पर आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, इसको जो है गुलबर्गा से यहाँ पर राजधानी स्टैब्लिश करके बहामनी एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट शुरू होती है। यहाँ पे एक अधिकारी था दिल्ली सल्तनत का जिसका नाम था हसन गंगू। हसन गंगू को माना जाता है बहामनी एम्पायर के संस्थापक के तौर पर, जिसने बहामनी एम्पायर की स्थापना की थी। इसने यहाँ पे अपने लिए एक नई टाइटल की शुरुआत की, और नई टाइटल क्या रखी? वो इसने अपना नया नाम पूरा रखा अलाउद्दीन बहामन शाह। ठीक है, अलाउद्दीन बहामन शाह, और इसी के नाम से जो है यहाँ पर बहामनी सल्तनत या बहामनी एम्पायर इस राज्य का नाम पड़ जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो लाइक करके आप मुझे बताएं, और जो है कुछ किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बनाई इसीलिए है
ताकि आप उस पर पूछ सके अगर आपको किसी तरह की भी कहीं कोई डाउट है तो। द बहामनी किंगडम रूल्ड फॉर 180 ईयर्स। लगभग पूरे बहामनी एम्पायर ने 180 साल शासन किया। 1347 से यानी कि 1347 से लेकर के 1527 तक। ठीक है, इस इतने समय तक 180 साल हो जाते हैं और इतने समय तक जो है इन्होंने यहाँ पर शासन किया। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो 18 शासकों का राज रहा था 180 सालों में। आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय के बाद में और फिर आगे आने वाले शासकों ने किसी तरह की कोई कोशिश भी नहीं की कि साउथ के राज्यों में जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है उन पर दोबारा से कब्जा किया जाए। तो इस तरह से जो है ये एम्पायर और ज्यादा मजबूत होता चला गया। साथ ही साथ हमने जो है इससे पहले वाले पार्ट में विजयनगर के बारे में पढ़ा था। 1336 से उसने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली। जो संगम डायनेस्टी से उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, हरियर और बुक्का उसके संस्थापक माने जाते हैं। इसी तरह से बहामनी सल्तनत ने भी अपनी जो है यहाँ पर एक एम्पायर स्टेब्लिश कर लिया। क्योंकि दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। बहामनी सुल्तान एनेक्स्ड द किंगडम, जो आसपास के एरिया थे उनके ऊपर कब्जा किया। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्विजिशन वाज द कंट्रोल ओवर द धाबोल। यहाँ जो जगह है धाबोल, इस पर इन्होंने कब्जा किया और आसपास के जो वेस्टर्न कोस्ट का क्षेत्र है उस पर भी कब्जा कर लिया। आइए आपको बताते हैं वेस्टर्न कोस्ट का यहाँ पे मतलब क्या है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है। तो इस तरफ वाला जो एरिया है, ये वाला हिस्सा जो है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा हम ईस्टर्न कोस्ट कहेंगे क्योंकि ये ईस्टर्न साइड पर है। ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट कहलाएगा। जबकि इधर वाला एरिया, ये वाला जो है, इसको कहेंगे वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। वेस्टर्न कोस्ट, जहां नहीं समझ में आता है वहां आप मुझसे जरूर पूछ लें। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर लगभग 18 रूलर्स ने राज किया बहामनी रूलर्स में, जिसमें से फिरोज शाह बहामनी और गवन, ये जो है पूरा नाम है महमूद गवन। ठीक है, महमूद गवन, ये जो है खास तौर पर इंपॉर्टेंट शासकों के तौर पे जाने जाते हैं। अलाउद्दीन बहामन शाह के अलावा फिरोज शाह बहामनी और महमूद गवन। महमूद गवन हालांकि यहाँ पर जो है कभी भी एम्परर नहीं बनता है, लेकिन वो जब यहाँ पर जो है राजा छोटा होता है, अल्प आयु का होता है, तो उस समय पूरे राज्य की व्यवस्था महमूद गवन के ही हाथ में थी और एक काबिल प्रशासक के तौर पर इसने अपने जो समय और अपनी जो अवधि थी उसका निर्वहन करता है। तो चलिए हम आगे बात करेंगे फिरोज शाह बहामनी, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक के तौर पर देखा जाता है इस वंश का। ठीक है, अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो 7th क्लास के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं और ये वीडियो 7th क्लास के ही बच्चों के लिए है। बाकी और भी लोग अगर देखना चाहें तो डेफिनेटली उनके हर तरह के एग्जाम कॉम्पिटिशन में जो है ये काम आने वाला है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फिरोज शाह बहामनी, जिसका रूलिंग पीरियड था 1397 से लेकर के 1422 तक। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द बहामनी एम्पायर। और इसके समय पर जो है या हम यूं कहें, इसने जो है कई सारे आसपास के शासकों को हराया था, जिसमें एक नाम आता है गोंड किंग नरसिंह राय। इसके एरिया को इसने जीता। ही इवन सक्सीडेड कॉन्करिंग द रायचूर दोआब। रायचूर दोआब के बारे में हमने पढ़ा था और यहाँ पर एक बड़ा ही फेमस वॉर होता है रायचूर दोआब को लेकर के। क्या बोलते हैं इसको, हम जल्दी से मेरे लिखने से पहले कोई बता सके तो बताए। ये है बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, बहुत ही फेमस वॉर होता है और ये कब लड़ा जाता है? ये लड़ा जाता है 1565 में, 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा का युद्ध, एक बड़ा युद्ध है, उसको यहाँ पर लड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम बात करेंगे विजयनगर किंगडम, बट ही लॉस्ट इट अगेन। लेकिन कुछ ही समय में जो है उससे ये एरिया छीन लिया जाता है। किससे? फिरोज शाह बहामनी से। ही वॉज एन एजुकेटेड लर्नेड मैन। ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस, उसे बहुत सारी भाषाएं आती थी। उसका एस्ट्रोनॉमिकल में भी अजीब या जो है बहुत ज़्यादा प्रेम था, उसमें वो इंटरेस्ट रखता था। उसने जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की, कहाँ पर? दौलताबाद में। जी हाँ, दौलताबाद वही जगह है जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ठीक है, ट्रांसफर की थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसको अपना फैसला बदलना पड़ा और वो वापस से जो है कहाँ चला गया था? दिल्ली चला गया था। हमने पढ़ा ना मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अरे ऐसे ही तो ना उसे वाइजेस्ट फूल बोला जाता है।
बुद्धिमान मूर्ख शासक एक ही पूरे इतिहास में है और वो है अपना मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए इसने क्या किया है, क्योंकि ये खुद एक एजुकेटेड और एक लर्नेड पर्सन था, इसलिए इसने जो है अपने कोर्ट के अंदर अपने आसपास जो है लर्नेड मैन को, यानी कि ऐसे विद्वान जो लोग थे, विदूषक थे, उनको आसपास में जो है सभी को बुला करके अपने कोर्ट में उसने रखना शुरू किया। और इसके समय पर जो है ये बहामनी एम्पायर एक कल्चरल सेंटर के तौर पर जाना जाने लगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछते रहिएगा साथ साथ में। ही मैरिड टू द डॉटर ऑफ देवराय फर्स्ट, ये भी इसकी अचीवमेंट में से है, क्योंकि जब देवराय फर्स्ट को ये हराता है युद्ध में, उसके बाद में जो है इसकी शादी होती है देवराय फर्स्ट की डॉटर के साथ में। और फिर उसके बाद जो है आगे एक समय आता है कि जब देवराय फर्स्ट इसको भी हरा देता है। ठीक है, ये तो युद्ध में चलता रहता है, राजपाट जो है, राज सिंहासन ऐसे ही मिलते हैं, ये सब साथ में चलता रहता है। सो देखिए इसके बाद में ही गेव अप द पावर टू हिज ब्रदर अहमद शाह। जब ये देवराय फर्स्ट से हार जाता है तो उसके बाद में जो है ये अपना राज सिंहासन जो है अहमद शाह को दे करके आगे चला जाता है, यानी कि अपने आप को जो है थोड़ा सा राजनीति से, एक्टिव राजनीति से पीछे कर लेता है। और ये चला जाता है कहां पर, गुलबर्गा से बीदर। कहां चला जाता है, बीदर में, और अपना बचा हुआ समय जो है वहीं पर ही गुजारता है। ठीक है, लेकिन अभी राजनीति इसकी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, आगे इसका बेटा ही आगे शासन चलाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बात करते हैं, वो है महमूद गवन। महमूद गवन जिसका समय काल रहा है 1463 से लेकर के 1481 तक। बहुत ही काबिल आदमी है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत अभी समझेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ बहामनी किंगडम वॉज महमूद गवन। ठीक है, ये एक्चुअली जो है शासक नहीं था, लेकिन इसके प्रशासन या इसके समय पर, या हम यूं कहें कि इसने पूरी की पूरी सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, तो ये शासक से कम भी नहीं था, लेकिन ये राज परिवार का व्यक्ति नहीं था। सो महमूद गवन जो है वो ईरान से आया हुआ था, बाय बर्थ ये ईरानियन था, और ये डेक्कन में आता है एज अ ट्रेडर। ठीक है, एक व्यापारी के तौर पर आता है, और फिर धीरे धीरे अपनी काबिलियत के बल पर ये जाना जाता है, इसको एक टाइटल दी जाती है चीफ ऑफ द मर्चेंट, यानी सभी व्यापारियों में सबसे बड़ा। ठीक है, और ये टाइटल इसको कौन देता है, ये टाइटल इसको देता है हुमायूं शाह। हुमायूं शाह इसको ये टाइटल देता है, जो इस समय बहामनी एम्परर था। द सडन डेथ ऑफ हुमायूं शाह, अचानक से जो है हुमायूं शाह की सडन डेथ हो जाती है। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे जगह जगह पे जो येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये मैंने उन्हीं चीजों को हाईलाइट किए हुए जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। और पहले से मैं ये लिख के इसलिए रख लेता हूँ ताकि मुझे जो है इस समय आपको लिख करके बताने में समय ना लगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी आपको सब कुछ पढ़ाया जा सके। तो हुमायूं शाह की अचानक से डेथ हो जाती है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगला जो राज्य अभिषेक होता है वो उसके माइनर सन का होता है। माइनर सन का मतलब होता है कि वो राजा जो 18 ईयर्स बिलो है। ठीक है, 18 ईयर्स बिलो। हम यहाँ पर 18 ईयर्स बिलो को जो है सिर्फ ऐसे ना समझें कि हमको यहाँ पे वोटिंग की बात कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये है, एग्जैक्ट 18 भी ना समझें, इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना छोटा है कि वो अभी अपना राजपाट नहीं संभाल सकता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर एक रीजेंसी काउंसिल बनती है। रीजेंसी काउंसिल का मतलब क्या है कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाती है जिसके अंदर जो है कुछ मेंबर होंगे, जैसे मान लो ये मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स मिलकर के फैसला लेंगे। और इन सभी मेंबर्स में जो है, जो इसका हेड था वो कौन था, वो था गवन, महमूद गवन। ये इसका मुखिया बनाया गया। तो महमूद गवन, आप सोचिए, एक व्यापारी था, नमक बेचा करता था, और वहां से जो है उठ करके ये पूरा का पूरा राजपाट चलाने लगा। तो ये है महमूद गवन की काबिलियत का एक पार्ट, अभी बाकी है। ही वॉज मेड वजीर, इसे वजीर बना दिया गया, मीन्स द प्राइम मिनिस्टर, एंड वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ख्वाजू ए जहां। ये भी आप याद रखेंगे, ख्वाजू ए जहां। पहले इसको चीफ ऑफ द मर्चेंट कहा गया, अब ये ख्वाजू ए जहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इसने यहाँ पर जो है 18 साल जो है इस किंगडम को दिए। ही सर्व्ड फॉर 18 ईयर्स एंड मैनेज द अफेयर ऑफ द किंगडम। गवन वॉज अ स्कॉलर, एक बहुत ही जो है विद्वान विदूषक व्यक्ति था ये, इंटेलिजेंट, हाईली क्वालिफाइड। ओके, सो ही वॉज वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स, लिटरेचर एंड प्रमोटेड द लर्निंग ऑफ उर्दू। इस ये जो है अपने आप में भी काबिलियत रखता था,
और बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ साथ जो है इसने अपने राज्य में, अपने काल में, अपने समय में उर्दू को बहुत बढ़ावा दिया और जो है शिक्षा का स्तर अपने राज्य में ऊंचा किया। ही वेलकम द पर्सियन स्कॉलर्स, इसने जो है पर्सियन स्कॉलर्स को भी प्रमोट किया अपने कोर्ट में, ताकि जो है वो आए और किंगडम में जो है या किंगडम की बढ़ोतरी में योगदान दें। चलिए आगे बात करते हैं। टू इंकरेज द एजुकेशन ही बिल्ट मदरसास, इसने जो है बहुत सारे मदरसा बनाए। इसका फेमस मदरसा जो है वो है, यानी कि जो सबसे अच्छा काम कर रहा था, बीदर के अंदर इसने मदरसा स्टैब्लिश किया। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड केम हेयर फॉर स्टडी, यानी इसका जो मदरसा था वो इतना पॉपुलर हुआ कि विदेशों से बच्चे जो है यहाँ पर आकर के पढ़ने लगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनके आपस में जो है जो कलीग हैं उनमें बनती नहीं है, फिर वो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, इसके साथ भी जो है ऐसे ही षड्यंत्र रच दिए जाते हैं। और वो षड्यंत्र क्या होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ के जितने भी मंत्री थे, यानी कि यहाँ पे जो नोबल्स थे, ये नोबल्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड थे। एक को बोलते हैं दक्कनी, एक है परदेसी, यानी कि एक जो है वो है डेक्कनी और दूसरे हैं परदेसी। परदेसी से आप समझ रहे होंगे जो बाहर से आए हुए हैं, और डेक्कनी जो डेक्कन में रहते हैं। ठीक है, लेकिन है एक्चुअली दोनों ग्रुप बाहर से आए हुए, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रुप में मुस्लिम्स हैं, और मुस्लिम्स तो इंडिया के कभी थे ही नहीं, यानी बाहर से आए हुए थे। लेकिन कैसे हम इसको यहाँ कैसे पढ़ रहे हैं, डेक्कनी वो लोग हैं जो बहुत लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो अपने आप को दक्कनी ही कहते हैं कि वो डेक्कन के ही रहने वाले हैं। जबकि परदेसी वो मुस्लिम्स हैं जो अभी हाल फिलहाल में ईरान के आसपास के क्षेत्र से आए हैं, तो वो अभी परदेसी हैं। ठीक है, इस तरह से इनका डिवाइड हो गया। यहाँ पे 2 ग्रुप्स थे नोबल्स के, और उसी के अनुसार जो है इनको नोबिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। एक ग्रुप जो है डेक्कनी था, अब देखिए डेक्कनी यहाँ लिखा हुआ है, आप बताएंगे कैसे। हु वर इमिग्रेंट मुस्लिम्स एंड हैड बीन स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द डेक्कन रीजन, बहुत लंबे समय से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो है यहाँ पर डेक्कनी। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है द अदर ग्रुप वॉज द परदेसी, अगला ग्रुप जो है परदेसी है। परदेसी कौन लोग हो गए, ये वो लोग हो गए जो सेंट्रल एशिया से, ईरान से, इराक से अभी आए, रिसेंटली आए। रिसेंटली का मतलब है कि अभी उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो 10, 15, 20, 25 साल के लोग या इतने समय से यहाँ पे डेक्कन में रह रहे हैं, वो एक्चुअली परदेसी है, और जो कई जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं वो अपने आप को डेक्कनी कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, दोनों के बीच में, इन दोनों ग्रुप के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। ठीक है, फ्यूड शुरू हो जाते हैं यहाँ पर फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, यानी कि राजा के, बादशाह के करीब कौन रहेगा, ऊंचे पद किसको मिलेंगे, इन चीजों को लेकर के आपस में इनमें कंपटीशन था। बिकॉज ऑफ देयर फ्यूड्स द स्टेबिलिटी ऑफ बहामनी सुल्तनत वॉज अफेक्टेड। अब क्योंकि जो है मंत्री और मंत्री पद के लिए लड़ाई होती रहेगी, तो फिर एक स्टेबिलिटी किंगडम में कहाँ से आएगी, जो कि नहीं आ रही थी। और जब वो नहीं आ रही थी तो उस ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिल रहा था कि जो है जो एम्परर है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसे में जो है महमूद गवन ने बहुत कोशिश की, और उसने जो है ऐसे सभी जो जितने भी थे इंटरनल रिफॉर्म किए उसने, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जितने रिफॉर्म कर सकता था, और जो इस तरह के जितने भी स्ट्राइप्स थे नोबिलिटी के बीच में, उसको दरकिनार कर दिया। लेकिन जो है एक लंबे समय के बाद में ये देखने को मिलता है कि वो उसमें सफल नहीं पाया जाता है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि महमूद गवन वो खुद एक परदेसी है। महमूद गवन क्या है, वो खुद एक परदेसी है जो ईरान से आया हुआ व्यक्ति है, इसलिए जो है इसको भी परदेसी की श्रेणी में रखा। और फिर इसके बाद जो इसके ओपोनेंट्स हैं, यानी कि बाकी नोबल्स, ये भी तो एक नोबल ही हुआ वहां पर, तो बाकी नोबल्स जो इसके ओपोनेंट है उन्होंने इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। और उस षड्यंत्र में हुआ क्या, उस षड्यंत्र में जो है एम्परर ने इसको फांसी की सजा दे दी। ठीक है, और इसको मार दिया गया, ही वॉज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एक काबिल व्यक्ति होने के बावजूद भी जो है ऐसे षड्यंत्र में फंसाया महमूद गवन को कि उसको फांसी की सजा दी गई और उसे फिर मार दिया गया। राइट, इतना हमने जो है अभी 2 शासकों के बारे में पढ़ लिया। किस किस के बारे में, फिरोज शाह बहामन और उसके बाद जो है महमूद गवन। ठीक है, और पहला जो इंपॉर्टेंट जो फाउंडर है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन बहामन शाह। ठीक है, एक ही व्यक्ति का नाम है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अचीवमेंट्स ऑफ बहामनी एम्पायर।
अचीवमेंट्स ऑफ बहामनी एम्पायर में सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी काबिलियत तारीफ था, बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने चलाया। कैसे? इनके यहाँ पे जो है सेंटर पोजीशन पर, यानी राजा के बाद की हम बात कर रहे हैं, वो होता था वजीर या वकील। इसी को जो है हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइम मिनिस्टर, इसी को हम जो है प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। द अदर सीनियर ऑफिशियल्स, इसके अलावा जो है कुछ और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे, याद रखेंगे। एक है अमीर ए जुमला, ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट देखा करता था। वजीर ए अशरफ, ये क्या करता था? ये फॉरेन अफेयर्स की देखरेख करता था। इसके बाद है सदर ए जहां, ये क्या करता था? ये रिलीजियस और जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था, जो धार्मिक और न्यायिक मामलों की सुनवाई किया करता था। ठीक है, तो ये 3 ऑफिसर्स के बारे में हो गया, वजीर के बारे में हो गया, और एम्परर जो है सेंट्रल से चलाया करता था। इसके समय पे जो है प्रोविंसेस डिवाइड कर दिए गए थे, और अलाउद्दीन बहामन शाह के समय पे सबसे ज्यादा प्रोविंस देखे गए हैं। ठीक है, और इसी के समय पर जो है ये इनको तरफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तरफ। जो प्रोविंस होता है उसको तरफ कहते हैं, और प्रोविंस का जो हेड होता था उसको बोलते थे तरफदार। ये कौन होता था? प्रोविंस का हेड। जैसे आज हमारे स्टेट है, और स्टेट के हेड को गवर्नर बोलते हैं, ऐसे ये जो है तरफदार कहा करते थे। ठीक है, तरफदार के बाद में यहाँ पर जो है प्रोविंशियल गवर्नर होते थे। जो प्रोविंशियल गवर्नर है वो अपनी पूरी पावर जो है इंजॉय करते थे, यानी कि उनके पास सुप्रीम वास्ट पावर होती थी अपने एरिया में। और उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या काम होते थे? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रेवेन्यू कलेक्ट करना। क्या करना? रेवेन्यू कलेक्ट करना। इसके अलावा जो है आर्मी को कमांड करना, आर्मी कमांड करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता था। और अपने इस एरिया में अंदर आने वाले में जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते थे, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री हो, ठीक है, मिलिट्री के अलावा बाकी सारे मैटर सिविल्स में आते हैं, तो चाहे वो सिविल अपॉइंटमेंट हो चाहे वो मिलिट्री अपॉइंटमेंट हो प्रोविंस के अंदर, वो सब करने की इनके पास अपनी खुली छूट थी, यानी कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। तरफदार अपने प्रोविंस में ऐसे कोई भी फैसले ले सकता था। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई के वीडियोस हैं, कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी ना, मैं आपको यहाँ कोई जोक या डांस करके थोड़ी ना दिखाने वाला हूँ। तो पढ़ाई के वीडियो में ऐसा ही होगा, आपको कंटेंट भरपूर मिलेंगे। ठीक है, और पढ़ने वाले बच्चे ही इतने लंबे वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, दे वर केप्ट इन चेक एज लॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग किंग रूल्ड एट द सेंटर। अब इनके ऊपर एक लगातार चेक बना रहता था जब तक एक काबिल और ताकतवर शासक सेंटर से रूल करता था। लेकिन जैसे ही ताकतवर शासक का शासन खत्म होगा, कमजोर शासक आएगा, तो डेफिनेटली इनके अधिकारी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगते हैं। तो अंडर द वीक रूलर्स दे ट्राइड टू डिफाई द अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान। ठीक है, तो महमूद गवन हैड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन हिज किंगडम टू कर्व द अथॉरिटी, यानी जितने छोटे छोटे स्तर के या ऑफिसर्स रैंक के लोग थे उन सबको, या फिर जितने भी तरफदार थे, इन सबको कंट्रोल करने के लिए महमूद गवन ने तो बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई थी, लेकिन उसको षड्यंत्र में फंसा दिया गया। और उसके मरने के बाद में बहामनी एम्पायर टूटता चला गया, साल दर साल जो है टूटता चला गया, और 5 इंडिपेंडेंट किंगडम में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर में अलाउद्दीन बहामन शाह के समय पर, और फिरोज शाह बहामन के समय पर, और महमूद गवन के समय पर। तो देखिए, बहामनी सुल्तान वर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर हम अलाउद्दीन बहामन की बात करें, यानी कि हसन गंगू की बात करें, तो अलाउद्दीन बहामन शाह इसने जो है एक लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स यहाँ पे तैयार कराई थी, जैसे कि जामा मस्जिद इसने तैयार कराया था, बाला हिसार इसने तैयार कराया था। ठीक है, इसके अलावा जो है अलाउद्दीन बहामन शाह ने जो है बहुत सारे किले बनवाए थे, पैलेसेस बनवाए थे इस जगह पर, मॉस्क बनवाई थी इसने। ठीक है, इसके अलावा जो है टॉम्स बनवाए थे। ये सब आपको याद रखने हैं, सब आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा साथ साथ में जो है बड़े पैलेसेस की अगर बात करें, तो यहाँ पर रंगीन महल अलाउद्दीन बहामन शाह ने बनवाया था, गगन महल अलाउद्दीन बहामन शाह, चीनी महल अलाउद्दीन बहामन शाह, और नगीन महल अलाउद्दीन बहामन शाह ने बनवाया हुआ था। ठीक है, अब हम महमूद गवन की अगर बात करें, तो महमूद गवन ने यहाँ पर मदरसा बनवाया था। कब? 1472 में मदरसा। ये वही जो है इसको स्पेसिमेन आर्किटेक्ट भी लिख रहे हैं। स्पेसिमेन आर्किटेक्ट इसलिए क्योंकि इस तरह का आर्किटेक्चर और देखने को कम मिलता है। ये इसने यहाँ पे स्टेब्लिश किया था, और इसके इस स्टेब्लिशमेंट की वजह से यहाँ पर जो है विदेशों से, यानी दूसरे देशों से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई के लिए आने लगे थे। बहामनी रूलर्स ने जो है कई सारे फोर्ट्स बनवाए थे,
उन फोर्ट्स में जो है गुलबर्गा का फोर्ट आता है, दौलताबाद का फोर्ट, ग्वालियरगढ़ का फोर्ट, नरनाल का फोर्ट, परेंडा का फोर्ट और रायचूर फोर्ट। ये जो है 1 2 3 4 5 6 ये बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट फोर्ट हैं जो बहामनी शासकों के द्वारा समय समय पर बनवाए गए। और कुछ और अगर हम आर्किटेक्चरल वर्क की बात करें तो ईदगाह यानी कि प्रेयर हाउस ये इनके समय में बनवाए गए। कहाँ कहाँ पर? दौलताबाद में, गुलबर्गा, बीदर और कोविलकोंडा में इनको भी इस्टेब्लिश किया गया। कुछ और अगर हम इनके आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करें तो अभी जो है बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आर्किटेक्चर के मामले में बहामनी शासकों का कोई जवाब नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सम एक्सक्यूसाइट, इसको थोड़ा सा मैं नहीं पढ़ पाया, फिर से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सम एक्सक्यूसाइट टॉम्स, कुछ ऐसे जो है खास बेहतरीन टॉम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनके फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्क्वायर कन्फिग्रेशन में है, रेज्ड एरिया में बनाए गए यानी कि थोड़ा सा ऊपर के एरिया में इसको जो है बनाया गया। ठीक है, ऐसे जो है नीचे एक प्लेटफॉर्म सा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर जो है उसको स्टेब्लिश करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है लो फ्लैट डोम्स यानी कि जो डोम्स हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ जो है ऐसे करके आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। और हाई एंड सिलेंडर आर्क उसमें बनाए जाएंगे, डोरवेज पर आर्क बनाए जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जिसे मेहराब बोलते हैं, ये बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो है विद द यूज ऑफ इनेमल्ड टाइल वर्क, यानी कि बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे कि टाइल वर्क के रूप में किया गया है, जैसे चेस की जो फ्लोर होती है ना, बिल्कुल उस तरह से। गोल गुंबद जो है यहाँ का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डोम कहलाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डोम किसको कहते हैं? गोल गुंबज को। और इसके अलावा चार मीनार हैदराबाद की, ये फेमस वो बेहतरीन वर्क है जिसे यूनेस्को ने भी अपने जो है हेरिटेजनल साइट में शामिल किया है। ठीक है, जो हैदराबाद में यहाँ पर मिलते हैं और बहामनी एम्पायर के बेहतरीन आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे बहामनी एम्पायर के, हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात कर ली, उनके जो है ग्लोरिफिकेशन में हमने बात कर ली, आर्किटेक्चर की बात कर ली। ठीक है, अब हम आ गए हैं इनके डिक्लाइन पर, क्योंकि हर एक एम्पायर का जो है एक ऐसा समय होता है जिस समय जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, एक ऐसा समय होता है जब वो गिर जाते हैं। तो अब आते हैं इनके डिक्लाइन पर। तो हम डिक्लाइन में बात करेंगे तो महमूद गवन तक तो जो है ये एम्पायर ठीक ठाक स्थिति में था, लेकिन महमूद गवन की हत्या कर देने के बाद में यहाँ की स्थिति गड़बड़ा जाती है। आगे के शासक इनकम्पिटेंट हैं, यानी कि इनकैपेबल हैं जो इतने बड़े एम्पायर को संभाल सकें, और वीक हैं। तो 1527 में बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट किंगडम। और वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? तो देखिए, आपको जो है इनको याद रखना है, और साथ साथ वहाँ पे कौन से जो है शासक शासन करते थे उससे आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें अहमदनगर में जो है निजाम शाही रूल किया करते थे, बीजापुर में आदिल शाही किया करते थे, बैरार में इमाद शाही, गोलकोंडा में कुतुब शाही और बीदर में बरीद शाही। ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में, एमसीक्यूज में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट हो सकता है। ठीक है, और जब इतना डिवाइड हो गया तो बहामनी एम्पायर खत्म हो गया, और इनको भी धीरे धीरे जो है मुगल शासकों ने एक एक करके वन आफ्टर अनदर जो है, और फिर जब औरंगजेब आया तो उसने पूरा समापन कर दिया, क्योंकि औरंगजेब बहुत बड़ा जो है अगर हम यूं कहें कि एम्पायर स्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति था, जो ये चाहता था कि जितनी जमीन है वो सब उसके अधीन आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी जो है कोशिश से जो है उसने पूरे के पूरे बहामनी एम्पायर को मुगल एम्पायर में शामिल कर लिया था। और यहाँ से जो है ये जो टुकड़ों में टूटे हुए बहामनी एम्पायर के टुकड़े हैं, ये सब मुगल एम्पायर में शामिल हो गए। ठीक है, इस तरह से ये बहामनी एम्पायर के बारे में हमने स्टडी किया। उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप इसे जो है लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द सिटी टॉपर एंड फॉर वॉचिंग दिस complete video. Thank you once again. Bye all of you.